स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर फायर का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस उनका कैजुअलिटी है वो हुआ है। हॉस्पिटल जो है वो भी न्यू बॉर्न चिल्ड्रन है, उन्हीं से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन है एक वल्नरेबल सिचुएशन में हुआ करते हैं। फायर के एक्सीडेंट से वो किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट वो नहीं कर सकते, और हॉस्पिटल के एरिया के अंदर में ऐसा जो इंसिडेंट होना एक सीरियस कंसर्न है, उसको रेज करता है। ओवर द ईयर्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी कंट्री के अंदर में ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते हैं जहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर पब्लिक है उसका अवेलेबिलिटी होता है, तो कंटिन्यूस वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है, अगर वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया है। हमारी कंट्री के अंदर में ऐसे कौन से मेजर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी जो बिल्डिंग है उसमें फायर का एक्सीडेंट है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफरेंट डिफरेंट केसेज में इनको ऑब्जर्व किया है। एक तो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग लॉज के अकॉर्डिंग में किया जाए, जो प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे जो बिल्डिंग लॉज एग्जिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग में उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कैरी आउट हो। जो 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 यहाँ पे आप देखिए कि जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है लोकल बॉडीज के द्वारा, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन के थ्रू ही होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एरिया है उसके अंदर में प्रॉपर जो एग्जिट गेट्स हैं उनका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो होना चाहिए। थर्ड, आप देखिए कि फायर का एक्सीडेंट है तो फायर के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स हुआ करते हैं कि वहाँ पे फायर के इंसिडेंट को रोकने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट है उसका वहाँ पे प्रेजेंट है वो होना चाहिए। प्रॉपर जो फायर सेफ्टी का जो टीम है उसका भी प्रेजेंस होना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन हो, लोकल बॉडी जो है वो समय समय पे इंस्पेक्शन को कैरी आउट करे, और जिससे कि इनको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर वे में लाया जा सके। जब भी आप देखिए कि फायर का एक्सीडेंट होता है तो आपको एक पर्सनैलिटी है उनका नेम यहाँ पे पता होना चाहिए। नीलम कृष्ण मूर्ति और संजीव कृष्ण मूर्ति हैं। नीलम कृष्णमूर्ति और संजीव कृष्णमूर्ति हैं। अब इन पर्सन्स का नेम है वो आपको यहाँ पे क्यों याद रखना है। एक तो आप देखिए कि हमारा जो जीएस पेपर 4 का जो एथिक्स का पेपर है उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे इनके आंसर को, इनका जो नेम है उसको आप कोट कर सकते हो। या आप देखिए कि कहीं पे भी आपको जीएस आंसर के अंदर में सुटेबल इनका नेम लगे। इन्होंने आप देखिए कि अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको उपहार सिनेमा का जो एक्सीडेंट है 99 के समय में, जब एक मूवी के दौरान में वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में पब्लिक का गैदरिंग होता है, और सिनेमा हॉल के जो ओनर हैं उनके द्वारा जो एग्जिट गेट्स हैं वहाँ पे भी जो आप देखिए कि जो कुर्सियाँ हैं वो लगा दी गई थी मूवी के लिए, वहाँ पे कंटिन्यूस वो प्रॉफिट है वो बना सकें। और उसमें एक्सीडेंट होता है, फायर होता है, और उसमें उन्होंने अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनका वहाँ पे डेथ है वो हुआ था। उसके बाद में कंटिन्यूस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कोर्ट्स के अंदर में अपना जो उन्होंने पेटिशंस को फाइल किया, अपना जो बैटल है उसको लीगल वे के थ्रू उन्होंने लड़ा। और आप देखिए उसी के बाद में कोर्ट ने वहाँ पे जजमेंट को डिलीवर किया। बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग जो लॉज हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो लाया जा सके, इन्हीं के बैटल के थ्रू यहाँ पे ये हो सकता है। तो इनके नेम को आप बेसिकली कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो हॉस्पिटल है वो न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में है, तो इनके बारे में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। जब भी हम न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस के बारे में रीड करते हैं तो एक इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का एक रेशियो हुआ करता है। ये भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में होता है। जैसे आप देखिए कि रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सीडेंट आए थे हमारे कंट्री के ही अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, जब जो मदर हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो डिलीवरी के दौरान में उनका डेथ होना, तो उसको हम एमएमआर के रूप से काउंट करते हैं, और जो इन्फेंट जो हुआ करते हैं उनको हम आईएमआर के रूप से काउंट है वो किया करते हैं। एक इम्पोर्टेंट डाटा है, गवर्नमेंट का कंटिन्यूस पुश है, गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का जो अवेयरनेस कैंपेन है उसके थ्रू कि नंबर्स को हम रिड्यूस हम वो कर सकें। एमएमआर के जो डाटा है उसको ऑलरेडी हमने 2-3 टाइम्स लास्ट 1 मंथ के दौरान में इनको रीड किया है, तो इसको आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि एमएमआर का जो डाटा है वो क्या एग्जिस्ट करता है, कौन सा हमारा स्टेट है जो इसके अंदर में लीडिंग स्टेट के रूप से एग्जिस्ट करता है, जिसने इसमें लीड है वो किया है। जैसे कि आप देखिए कि केरल के वहाँ पे क्या लार्जर नंबर के अंदर में ये जो डाटा है वो सबसे कम है कि यहाँ पे हमारा हेल्थ पॉलिसी का अप्रोच क्या है, या हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें हमने क्या टारगेट रखा है एमएमआर को अचीव करने के लिए।
आईएमआर के बारे में अगर हम देखें, आईएमआर का अभी जो रिसेंटली जो डाटा है, जो कि आप देखिए कि सर्वे होता है, एसआरएस सर्वे है, जिसको कि हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के नाम से जानते हैं। तो ये जो एसआरएस सर्वे है उसका जो रिसेंट 24 का जो डाटा है वो ये बताता है, एक तो ये आईएमआर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इसको भी 2 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड किया गया है। एक जो चिल्ड्रन है वो 0 जो फर्स्ट डे है उससे लेकर 28 डेज का जो समय है उसके रिगार्डिंग में जो चिल्ड्रन हुआ करता है उसको हम यहाँ पे नियोनेटल के रूप से कंसिडर करते हैं, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के रूप से उसको बताया जाता है। तो ये जो नंबर है वो हमारे यहाँ पे 28 है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे नियोनेटल के अलावा पोस्ट नेटल का है जो कि 24 है, वो एग्जिस्ट करता है। पोस्ट नियोनेटल जो मोर्टिलिटी रेट है जो कहाँ से कहाँ तक है, 29 डेज से लेकर 1 ईयर का जो समय है, 1 ईयर बर्थ के बाद में 1 ईयर का जो समय है, जब तक अगर किसी का डेथ अगर होता है किसी भी चिल्ड्रन का, तो उसको हम यहाँ पे पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के अंदर में काउंट करेंगे। और ये जो डाटा है वो कितना है, ये 24 है आउट ऑफ द 1000 कि 1000 के अंदर में 24 का ये हुआ करता है। तो ये 1000 है या 1 लाख है, ये भी एक बार आप देख लेना यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि एमएमआर के अंदर में तो हम 1 लाख के बेसिस के ऊपर में ये काउंट है वो किया करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था फायर के बारे में, हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उनका आउटसाइड इंडिया जाने का एक जो प्रोग्राम था जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में था, तो उसमें इनको अप्रूवल के बारे में जो इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि उनके स्टेट के लिए वन काइंड ऑफ ये इंसल्ट उन्होंने बताया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि आपको राइट टू मूवमेंट है जो आर्टिकल 19 के अंदर में मिला हुआ है। आपको क्या मिला हुआ है आर्टिकल 19 में, राइट टू मूवमेंट। अभी राइट टू मूवमेंट है वो आर्टिकल 19 में है, तो क्या ये जो बाहर जाने वाले थे ये भी आर्टिकल 19 के अंडर में ही कवर होगा। अब देखिए कि ये जो राइट टू मूवमेंट है वो इनसाइड द कंट्री है, ये जो राइट टू मूवमेंट है वो इनसाइड द कंट्री है। अगर आपको आउटसाइड द कंट्री अगर आपको जाना है तो उसको डील किया जाता है आर्टिकल 21 के थ्रू। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में है उसके थ्रू इसको कवर है वो किया जाता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो तमिलनाडु के बारे में है। अभी तमिलनाडु के बारे में न्यूज क्या है, एक एयरपोर्ट है उसको बनाने का प्रपोजल था, अब उसको ड्रॉप किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही है कि एयरपोर्ट को क्यों बनाना है। आप देखिए कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसके ऊपर में टू मच प्रेशर होगा, टू मच उसको जो यहाँ पे जो सिविलियन पर्सनस हैं जो कार्गो है उसको हैंडल करना होता होगा। तो एक अल्टरनेटिव साइट है उसको यहाँ पे डेवलप है वो किया जा सके, इस वजह से तमिलनाडु के वहाँ पे प्रपोजल था जिसमें नया साइट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगा। अभी जो प्रेजेंट समय में भी तमिलनाडु का जो एयरपोर्ट है, अगर आपने जब चेन्नई के वहाँ पे जब फ्लड सिचुएशन होता है, हैवी रेन हुआ करता है, तो आप देखिए कि जो रिवर का एक जो टर्निंग पॉइंट है, रिवर का जो टर्न है उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में वो एयरपोर्ट है वो सिचुएटेड है। इस वजह से भी वहाँ पे जब फ्लड सिचुएशन होगा, हैवी रेनफॉल होगा, तो उस दौरान में आप देखिए कि जो एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ रेगुलेशंस हैं वो हुआ करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर में हैवी रेनफॉल का प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली में जब विंटर के समय में आप देखिए कि जब विजिबिलिटी है वो काफ़ी लो हुआ करती है, तो उस दौरान में वहाँ से काफ़ी सारी जो फ्लाइट हैं वो अदर पार्ट में डाइवर्ट कर दी जाती हैं, जैसे जयपुर के वहाँ पे, आगरा नहीं, जयपुर के या चंडीगढ़ के वहाँ पे डाइवर्ट होती हैं। तो ये तो एयरपोर्ट के बारे में था, प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए नया साइट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का डिस्कशन है। कौन सा बॉडी है जो एयरपोर्ट्स को रेगुलेट करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसका क्रिएशन कब हुआ, पहले आप देखिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक अलग बॉडी होता था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो नेशनल एयरपोर्ट है उनका एक अलग बॉडी होता था। तो उसी उन दोनों को यहाँ पे मर्ज करते हुए एक नया बॉडी क्रिएट किया गया 1995 में। 95 के समय नया बॉडी क्रिएट हुआ जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्शन को भी फॉलो करता है। हमारी कंट्री में जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो रेगुलेशन के डिसीजन है वो लिया करता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारा आप देखिए कि स्पेस के रिगार्डिंग में एक प्रोग्राम है, शायद उस प्रोग्राम का नाम है गगन। तो जो गगन प्रोग्राम है वो आप देखिए कि हमारा जो इसरो है, स्पेस का जो एजेंसी है इसरो, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन दोनों ने कंबाइन करते हुए उसको डेवलप किया था।
क्या गगन ही है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। गगन नाम से इनिशिएटिव है या कोई दूसरा इनिशिएटिव है, ये एक बार ज़रूर से गूगल करना। आपको नहीं पता है तो गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमने यहाँ पे एयरपोर्ट्स के बारे में देखा है। हमारी कंट्री में कौन सा वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में है, तो एक तो आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे भी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और केरल के वहाँ पे भी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से केरल और तमिलनाडु हैं वो 4 एयरपोर्ट्स के साथ में लीडिंग स्टेट हैं इस एयरपोर्ट का जो सेक्टर है उसके अंदर में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है, तो बेसिक्स क्या पता होना चाहिए। शिकागो कन्वेंशन है, शिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ICAO का। शिकागो कन्वेंशन के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। हमारे यहाँ पे एक और बॉडी हुआ करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसका काम क्या है। पहले आप देखिए कि जो हमारा DGCA है या अदर बॉडीज हैं उन्हीं के द्वारा इनको जो एयरप्लेन्स के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता था। बाद में ये नया बॉडी क्रिएट किया गया 2012 के समय में। ICAO का जो डायरेक्शन है उसके ऊपर में कि एक सेपरेट बॉडी होना चाहिए जो एक्सीडेंट्स को ही डील करे। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का क्रिएशन उसके थ्रू हुआ जो कि एक्सीडेंट्स को डील है वो करता है। तो हमने यहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में लार्जेस्ट नंबर जो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग स्टेट है केरल और तमिलनाडु, उनके बारे में देखा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको जो न्यूज़ है वो है झारखंड के बारे में। अब आप देखिए कि झारखंड के अंदर में प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट के बाद में एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया। एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के बाद में एक और डिमांड था प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन का कि CBI इंक्वायरी हो, जो वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ने। और फिर जिन स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद में जो जॉब मिल चुका था उनका भी आप देखिए कि उस डिसीजन को वहाँ पे स्टे किया गया है, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि उन्होंने अप्रोच किया कि उनके रिगार्डिंग में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई फ्रॉड के थ्रू उन्होंने जो जॉब है उसको सिक्योर नहीं किया, तो क्यों उनको इस तरीके से उनका जॉब का जो आप देखिए कि कंटिन्यूस फेज के अंदर में उनको इस तरीके से रोक दिया गया, जॉब से टर्मिनेट है वो कर दिया गया। इस आर्टिकल के अंदर में है जॉब के रिगार्डिंग में ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 311 के अंदर में है टर्मिनेशन का। बट उसमें भी कहा गया है कि कोई कमेटी बनाया जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसको एग्जामिन करे या पर्सन एडमिट कर ले कि उन्होंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, कुछ वहाँ पे फ्रॉड किया है, तो इसके रिगार्डिंग में रिमूवल है वो हो सकता है। बट वहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस नहीं है कि सडनली आप एग्ज़ाम को कैंसिल करके उनको रिमूवल है वो कर सको। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब झारखंड के अंदर में एक जो पर्सन है जो उनका ये मोर्चा है जो एग्ज़ाम्स के रिफॉर्म के लिए, रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म के लिए एक यात्रा है उसको निकालेंगे। तो जो कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है, कोई भी प्रेशर ग्रुप होता है, वो इस तरीके से अपना यात्रा है वो निकाला करते हैं जिससे लोगों को मोर अवेयर कर सकें, उनके साथ में पब्लिक का कनेक्टिविटी हो सके। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। झारखंड आप देखिए कि हमारा कंट्री का जो सेंट्रल या सेंटर ईस्टर्न जो पार्ट है उसके अंदर में सिचुएटेड है। क्या हमारे कंट्री में जो 2 इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल जो लाइंस जो जाया करती हैं, आप देखिए कि ये कोई परमानेंट लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। जोग्राफिकल जो मैपिंग है, जोग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं उनको यहाँ पे एक इस्टेब्लिश करने के लिए एक तो हमारे यहाँ पे जाया करती है 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, और एक हमारे यहाँ पे जाया करती है 82.5 ईस्टर्न, आप देखिए कि ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में है, लॉन्जिट्यूड है। तो इनमें से यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड से कौन कौन सा निकलता है। तो आप देखिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको अगर हम रीड करते हैं तो कौन कौन से स्टेट से वो पास करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात से वो पास करती है। फिर आप देखिए कि राजस्थान का भी जो सदर्न के जो पार्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, वहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ से वो निकलती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करता है। तो एक रिवर है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान के लिए आती है और फिर आप देखिए कि वो गुजरात के लिए चली जाती है। तो उस रिवर का नाम है माही रिवर। उस रिवर का नाम क्या है, माही रिवर। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको 2 टाइम्स वो कट है वो किया करती है।
राजस्थान, गुजरात के बाद में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल के बाद में आप देखिए कि हमारे दो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, जिसमें एक त्रिपुरा है, एक त्रिपुरा है, और एक यहाँ पे मिजोरम है। तो ये दो ऐसे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, और बाकी ये स्टेट हैं 6, यहाँ पे इनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। अब 82.5 के बारे में देखेंगे। 82.5 है वो कौन कौन से निकलता है? वो निकलता है बेसिकली, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, फिर मध्य प्रदेश का वो एरिया है जो कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से जस्ट सदर्न पार्ट के अंदर में है, सिंगरौली का एरिया है, पन्ना का एरिया है, छतरपुर है वहाँ पे। तो ये वो कुछ एरिया है, वहाँ से निकलता है। फिर आपको मिलता है छत्तीसगढ़ है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर उड़ीसा है, और फिर आंध्र प्रदेश है। याद क्या रखना है, हमारा और श्रीलंका का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। क्वेश्चन कभी ये हो सकता है, क्या 82.5 इंडिया से जो निकलता है क्या श्रीलंका से भी पास करता है क्या? ये लाइन श्रीलंका से पास नहीं करता है, श्रीलंका के साइड से निकलता है, बट उन्होंने इसी लाइन को चूज किया है, इंडिया के ही इक्विवेलेंट उन्होंने टाइम है वो रखा है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ स्टेट्स आपको दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेट जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ ये डेट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो पास करती है, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3, 4, तो कितने हैं यहाँ पे? ओनली 2 स्टेट हैं, एक तो मध्य प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है, जिनसे कि बेसिकली ये पास है वो हुआ करती है। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, ये तो आप देखिए कि झारखंड के बारे में देखा, मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से भी ये स्टेट है वो इम्पोर्टेंट है। और माइंस एंड मिनरल्स का जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट रिसेंटली जो आया है, जिसको स्टेट्स अपोज करते हैं कि उनका जो रिवेन्यू, जो फिजिकल पावर उनको प्रोवाइड करता है, रिवेन्यू को जो प्रोवाइड करता है, उसको ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है ये बिल यहाँ पे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है कि माइनर जो मिनरल्स हैं उनको हम कवर नहीं किए हैं, मेजर मिनरल्स को ही यहाँ पे कवर हैं वो किए हैं। फिर फोटो के अंदर में विशाखापट्टनम का जो एरिया है, वाइजैक का एरिया है, उसके पास में वहाँ पे समुद्र जो सी का एरिया है उसको दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग हैं जो बोट्स का वहाँ पे प्रेजेंस है, बट आईएमडी ने डायरेक्शन इशू किया है कि जो वहाँ पे कंडीशंस हैं वो बेटर नहीं है, नहीं जाना चाहिए समुद्र के अंदर में इस सिचुएशन के अंदर में। अब एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि अभी रिसेंटली पारादीप का जो पोर्ट है, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा के वहाँ पे। पारादीप से एक शिप है, शिप वेसल है वो गया था, और शिप वेसल का वहाँ पे संक होना, बे ऑफ बंगाल के अंदर में उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और पनामा बेस, वो पनामा का जो फ्लैग है वो उसका बेस वो वहाँ पे जो हैवी कैरियर है वो था यहाँ पे। तो ये हमने कल के न्यूज़पेपर में रीड है वो किया था, इसी ऐसा कंडीशन है अभी बे ऑफ बंगाल के अंदर में। अब ये तो डायरेक्शन इश्यू किया गया, क्वेश्चन आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आईएमडी के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। आईएमडी का इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? पहले तो कॉलोनियल एरा के समय कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री में बने थे, जिसमें एक आईएमडी भी है। हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कॉलोनियल एरा के समय का ही है। हमारे यहाँ पे जो सर्वे ऑफ इंडिया जो मैपिंग करता है ना, जो सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, वो भी आप देखिए कि 1767 के समय उसको सेटअप कर दिया गया था। तो आईएमडी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है स्टूडेंट्स 1875 के समय में, जनवरी के समय में इनका फाउंडिंग डे आया करता है। फाउंडिंग डे आता है जब आईएमडी के बारे में, अभी रिसेंटली इसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए थे जनवरी, लास्ट ईयर जनवरी के समय में, और ये काफ़ी न्यूज़ में था उस साल। तो आप देखिए कि आईएमडी ये हुआ 1875 में, इसको सेटअप है वो कर दिया गया। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है प्रेजेंट समय में? जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। क्वेश्चन में आपसे जब ये पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन में ऑप्शन हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखिए कि इन्वायरमेंट आपको दे दिया जा सकता है। तो हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको ऐसा जो बेसिक जानकारी है वो होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये आता है। फिर इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस समय इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होता था? हेडक्वार्टर इसका हुआ करता था कैलकटा के वहाँ पे, कैलकटा के वहाँ पे हेडक्वार्टर होता था, जो बाद में इसको दिल्ली कर दिया गया था जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो ये बेसिक था यहाँ पे। अब क्वेश्चन, अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये हो सकता है कि कुछ सुपर कंप्यूटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं
कि कौन कौन से ऐसे जो सुपर कंप्यूटर हैं जो कि आईएमडी है वो यूज किया करता है। तो सुपर कंप्यूटर आप देखिए कि आईएमडी एक यूज करता है यहाँ पे अर्का, अर्का जो आईआईटीएम है पुणे के अंदर में उसके द्वारा, फिर एक नोएडा के अंदर में भी इनका सेंटर है उनके द्वारा, अरुणिका, अरुणिका। पहले इनके पास में जो सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे उनका नाम है प्रत्युष, प्रत्युष और मिहिर, प्रत्युष और मिहिर, ऐसे दो सुपर कंप्यूटर इनके पास में हुआ करते थे। उनका अपग्रेडेड जो यहाँ पे है वो अर्का एंड अरुणिका है। बेसिक्स रीड किया हमने। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कर्नाटका के बारे में है। एसआईआर के अंदर में नंबर ऑफ जो पर्सन है जिनका वोट डिलीट हुआ है, वोटिंग आपका राइट है वो कैसा है, क्या फंडामेंटल राइट है क्या वोटिंग आपका, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप देखिए कि स्टैट्यूटरी राइट के रूप से इसको अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। समय समय पे अलग अलग केस में ये स्टेटस भी चेंज हुआ है, हमेशा ये स्टेटस सेम नहीं है। अनूप बरनवाल केस के अंदर में राइट टू वोट को स्टैट्यूटरी राइट है वो रिकॉग्नाइज किया है कोर्ट ने। अब ये एसआईआर जो समय समय पे कंडक्ट होता है जिसमें वोटर्स का नेम डिलीट होना, क्योंकि जो लिंकेज नहीं सेटअप कर पाते हैं, जो आप देखिए कि नंबर ऑफ पर्सनस का डेथ हो चुका है, कहीं कहीं पे तो अपोजिशन का पार्टीज़ ने ये भी ऑब्जेक्ट किया है कि फॉर्म 7 को यूज किया जाता है। फॉर्म 7 जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है उसको यूज करते हुए, और जिसमें आप देखिए कि रूल्स भी चेंज हुए हैं। पहले आप उस बूथ से रिलेटेड हो, जिस बूथ के अंदर में पर्सन का नेम आपको ऑब्जेक्ट करना है तो उस बूथ से आपका रिलेशन होना चाहिए, उस बूथ में ही आपका जो आपका वोट है वो रजिस्टर होना चाहिए। बट 2020 टू 23 में आप विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड जो पर्सन है वो भी उसको चैलेंज है वो कर सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मणिपुर के बारे में। मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ इस वजह से है, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था, जो बस सर्विस है जो गुवाहाटी से मणिपुर के लिए वो स्टार्ट हुआ था, एक नॉर्मलाइजेशन को शो करता था, बट सीआरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो इंजर्ड हुए हैं। वहाँ पे फिर से मणिपुर का एक एरिया है जिसमें दो ग्रुप्स के बिटवीन में क्लैश है वो देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज़ से इसको हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि आप देखिए कि कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बट एक मणिपुर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपने देखा होगा, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आपने रीड किया होगा, जो कैप्टन मोहन सिंह ने सेटअप किया था 1942 में। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखिए कि जब मणिपुर के वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे मणिपुर में जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, बिष्णुपुर जो आप केबुल लामजो नेशनल पार्क के बारे में रीड करते हो, जहाँ पे फुमडीज का प्रेजेंस होता है, जिसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं, लोकटक लेक है जहाँ पे। तो आप देखिए कि उसी बिष्णुपुर के एरिया के अंदर में एक जगह था जहाँ पे पहले जो इंडियन फ्लैग है, जहाँ पे सबसे पहले जो मेन इंडियन सोइल के ऊपर में, क्योंकि हमारा जो आइलैंड्स हैं उनको मेन सोइल का पार्ट नहीं मानते हैं, उसको आप देखिए कि इंडियन यूनियन का वो पार्ट है, पर जो मेन सोइल है, जो हमारा मेन लैंड है, उसके ऊपर में जो डेट इंडियन फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था। वो होस्ट किया गया था इनके द्वारा मोइरांग नाम की जो जगह है, जगह कौन सा है, मोइरांग। और इससे पहले आज़ाद हिंद फौज के जो लोग हैं, जो अंडमान एंड निकोबार में हैवलॉक आइलैंड है, अदर जो आइलैंड्स उनका रीनेमिंग किया था, जो गवर्नमेंट ने कुछ ईयर्स पहले उसका रीनेमिंग है वो किया है। अभी तो हमारे जो जो परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं उनके नेम के ऊपर भी आप देखिए कि वहाँ पे जो आइलैंड्स का जो नेमिंग है वो किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोऑपरेशन के बारे में। कोऑपरेटिव्स आप देखिए कि जो गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लेके आए हैं, नेशनल कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे जो अमेंडमेंट लॉ लाया गया। अब इसको जो फार्मर्स का जो बॉडी है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने कहा है कि 7th शेड्यूल को जब आप रीड करोगे, 7th शेड्यूल को, तो जो कोऑपरेटिव जो टर्म है वो है स्टेट का टर्म। कोऑपरेटिव जो टर्म है वो किसका है, वो स्टेट का है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे लॉ को लेके आना, जो जो डोमेन है यहाँ पे कोऑपरेटिव्स का स्टेट में, उसमें एक एनक्रोचमेंट है जिसको ऑब्जेक्ट करते हैं यहाँ पे फार्मर्स का जो बॉडी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए ये बिल है वो लाया गया था। अभी ये मानसून सेशन के समय पास हुआ, तो उसके बारे में ये फार्मर्स का जो यूनियन है उसके ऑब्जेक्शन के बारे में है। फिर आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे एक हमारा जो
हमारा जो सेमीकंडक्टर जो मिशन है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, उसके थ्रू आप देखिए कि हमें सेमीकंडक्टर का जो जो बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स लगाने हैं, जो डेवलपमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग में एक यहाँ पे प्लांट लगना था जिस एरिया के अंदर में स्टोन का जो 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 क्रेशर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जब इसके जो प्लांट लगते हैं वहाँ पे डस्ट नहीं होना चाहिए, जो फ्रेश वाटर है उसको ये यूज करता है ऐसे जो प्लांट्स हैं, बट नियर बाई एरिया में प्रेजेंस होना उसके रिगार्डिंग में कंसर्न को बताता है। तो ये एक कंसर्निंग न्यूज है कि इस तरीके से प्लांट वहाँ पे लगेगा। इंडियन जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में गवर्नमेंट ज़रूर से रिपोर्ट के बाद में कुछ एक्शंस वहाँ पे लेंगे। फिर राजस्थान का एरिया है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वहाँ से कुछ रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, और उन रिवर्स के नियर बाई एरिया में कुछ वहाँ पे जो जो इंडस्ट्री हैं वो इस्टेब्लिश हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बैन लगाया गया कि वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगा जो वो रिवर का जो एरिया है उसके कुछ मीटर्स एरिया के अंदर में। तो ये एक यहाँ पे बैन है वो लगाया गया। एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में इन रिवर्स के बारे में सवाल हो सकता है। तो जोजरी नाम का एक नदी है, जोजरी है, जोजरी कहाँ से फ्लो करता है, ये फ्लो करता है बेसिकली आप देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, जोधपुर का एरिया है वहाँ पे। फिर बांडी, जोधपुर सिटी के अंदर में नहीं करता, उसके नियर बाई एरियाज में ये किया करता है। फिर बांडी नाम का एक नदी है, बांडी नाम का ये नदी है, ये कहाँ से फ्लो करता है, ये फ्लो करता है बेसिकली पाली के वहाँ से। पाली जो है, जो राजस्थान का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, काफ़ी सारा जो वहाँ पे इंडस्ट्री हैं वो इस्टेब्लिश हैं, स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। फिर एक लूनी नाम का नदी है जो एक लार्जर रिवर है, जो बालोतरा के वहाँ पे, जहाँ पे अभी रिफाइनरी का भी जो इनोग्रेशन हुआ था, तो बालोतरा है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिवर्स हैं जोजरी और बांडी, ये बालोतरा के वहाँ पे लूनी के साथ में मर्ज करते हैं, और लूनी वेस्टर्न पार्ट का रिवर है। तो इन जोजरी रिवर के आसपास के अंदर में कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, जिससे पोल्यूशन को रोका जा सके। उस रिवर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पे रहने वाली जो लोग हैं, जो गांव हैं, उनके अंदर में भी आप देखिए कि जो वाटर है वो किस तरीके से कंटामिनेटेड करता है, लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करता है। डेजर्ट फोटोग्राफी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है, उन्होंने कंटिन्यूस अपना वॉइस को रेज किया था इस रिवर के बारे में, कंटिन्यूस लास्ट 1-2 ईयर से उन्होंने डेजर्ट फोटोग्राफी के नाम के वो हैंडल है, उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बैडमिंटन के टूर्नामेंट के बारे में है। तो आप देखिए कि अभी रिसेंटली बैडमिंटन का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, बैडमिंटन का वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वो ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ। अब इसका आउटकम क्या रहा, इंडिया आप देखिए कि एक वन ऑफ द बेटर होस्ट के रूप से इमर्ज हुआ कि इंडिया यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनको होस्ट है वो कर सकता है। सेकंड आप देखिए कि फ्रांस जो है, जो बैडमिंटन के अंदर में एक डोमिनेंट प्लेयर है, वो नहीं होते हैं, बट उन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पे विक्ट्री हैं, जो मेडल्स हैं उनको अचीव किया। हमारा एक मेडल रहा है इस टूर्नामेंट में, बट एज ए होस्ट के रूप से हम इमर्ज हुए हैं, सक्सेसफुल होस्ट के रूप से आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या इंडिया फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है क्या बैडमिंटन के को। तो आप देखिए कि लास्ट टाइम 2009 में हुआ था, और अब 2026 में हमने इसको ऑर्गेनाइज है वो किया है। तो सेकंड टाइम इंडिया इसको ऑर्गेनाइज है वो यहाँ पे किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे जो मस्कट है वो क्या रखा है। आप देखिए जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसमें कुछ मस्कट्स वो रखे जाते हैं, तो पिचाको नाम से जो मस्कट है वो रखा गया है। पिचाको नाम से जो मस्कट है वो यहाँ पे रखा गया, जो पिकॉक से वन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है, पिकॉक है उससे इंस्पायर है। तो ये मस्कट भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड टाइम इसको हम ऑर्गेनाइज किए हैं, एक होस्ट के रूप से हैं। अब होस्ट के रूप से यहाँ पे बताया तो कैसे हैं हम होस्ट के रूप से, एक तो हमें ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का हमारा एक एस्पिरेशन है, 2030 के समय में हम कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, और भी काफ़ी सारा जो स्पोर्ट्स का डोमेन है उसमें हम इमर्ज करना चाहते हैं। तो इसलिए एक परफेक्ट होस्ट के साथ में हमें स्पोर्ट्स का जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर में भी ध्यान देने का ज़रूरत है। हमारे स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं उनमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। टैलेंट को किस तरीके से लाया जा सके, नया जो टैलेंट है स्पेशली यंग टैलेंट, उसके रिगार्डिंग में टैलेंट हंट के जो 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 यहाँ पे जो शिविर्स हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जिससे कि उसको रिक्रूट है वो किया जा सके, लाया जा सके नए टैलेंट को यहाँ पे। फिर आप देखिए कि लेबर राइट्स के बारे में है कि जो बेंगलोर वाटर का जो ये केस है उसके बियॉन्ड है यहाँ पे,
अब देखिए कि इस केस के बियॉन्ड है यहाँ पे लेबर राइट्स, इस आर्टिकल के अंदर में इसको आर्ग्यू है वो किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये बताया गया कि नया जजमेंट आया है। नया जजमेंट क्या बताता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पहले भी हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में जो इस एक्ट के थ्रू 1978 के समय इंडस्ट्री है उसको बताया गया था। और एक ट्रिपल टेस्ट का कॉन्सेप्ट वो आया था कि ट्रिपल टेस्ट के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा। अब ये यहाँ पे जो प्रेजेंट समय के अंदर में ये जो जजमेंट आया है वो क्या मेंशन करता है, वो मेंशन ये करता है कि ट्रिपल टेस्ट के जो फॉर्मूला है उसको रीफॉर्मुलेट करने का ज़रूरत है, उसको रीफॉर्मुलेट है वो किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जजेस के रिएक्शन के बारे में है। कुछ जज इसके फेवर के अंदर में थे, स्पेशली आप देखिए कि जो बीवी नागरत्ना मैम हैं, जो जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, उन्होंने तो इसके अगेंस्ट में बताया कि वर्कर्स का जो राइट है वो उसको यहाँ पे बार्गेनिंग जो उनका पावर है वो होना ज़रूरी है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जजमेंट में मेंशन किया था। अब इसका इम्पोर्टेंस है वो क्या है इस जजमेंट का, एक तो आर्टिकल 42 के पर्सपेक्टिव से जो वर्क के रिगार्डिंग में है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। वुमेंस का जो यहाँ पे वुमेंस का जो ट्रैफिकिंग है उसके बारे में है, आर्टिकल 23 के बारे में, कि इन सभी के अंदर में ये जो वर्कर्स का जो लेबर राइट है उसको ये इंश्योर करता है इन आर्टिकल्स के थ्रू। और प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में इसको रीडिजाइन करने का ज़रूरत है, बट आप देखिए कि वर्कर्स का जो राइट है उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसको यहाँ पे मेन कंसिडरेशन के अंदर में रखा जाना चाहिए। फिर एफडीआई के बारे में है, इस न्यूज़ को ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे उन्हीं न्यूज़ को रीड किया करेंगे, काफ़ी दिनों से हम उन न्यूज़ को भी इंक्लूड करते हैं जो मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ में होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं न्यूज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए जो हम एक बार डिस्कस है वो कर चुके हैं, एक बार डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को हम इंक्लूड हैं वो किया करेंगे। एफडीआई के बारे में ये है कि डेट जो गवर्नमेंट ने चेंज किया एफडीआई के रूल्स, कि हमारे जो लैंड बाउंड्री कंट्री हैं जिनके साथ में लैंड हमारा शेयर होता है, वहाँ से भी जो ओरिजिन करने वाली जो कंपनी है, वहाँ से एसोसिएटेड कंपनी है जिनका 10% का कुछ फंडिंग है, जिसके सपोज कीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में हमारा नाइबर कंट्री है चाइना का भी वहाँ पे कोई एंटिटी है, उसका फंडिंग है, जिसका उसका शेयर है उस कंपनी में, तो उसका भी एफडीआई को अलाउ करने के लिए कहा गया। पॉजिटिव क्या हुआ, काफ़ी सारा एफडीआई आया हमारे यहाँ पे, काफ़ी बेटर नंबर्स के अंदर में एफडीआई का जो आप देखिए कि इनकमिंग है वो हुआ है। किस किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आया करता है, सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद में मॉरिशस है, यूएस है, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से आया करता है। तो ये रिलैक्सेशन बेटर रिजल्ट्स को यहाँ पे दिया है, बेटर रिजल्ट्स हैं वो गेन हुए हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो रसिया के विजिट के लिए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है उसको डिलीवर किए हैं रसियन लीडर को वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज़ से किस वजह से इम्पोर्टेंट है, एक तो आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर में ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है। रसिया के लिए हमारा ये जो डिस्कशन है वो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली यूएस ने 100% टैरिफ को लगाने के लिए एक बिल लाया गया वहाँ के जो हाउसेज हैं उनके अंदर में, और एक हाउस के अंदर में तो ये बिल पास भी हुआ है। जो रसिया के टॉप परचेजर हैं, इंडिया टॉप परचेजर के रूप से आया करता है, ऑयल परचेजर, तो वो जो टैरिफ लग सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे हो। हमारे जो बेटर रिलेशंस हैं उनको हम किस तरीके से और बेटर वे के अंदर में अपग्रेड कर सकें, क्योंकि नवंबर दिसंबर के समय जब इनके ये रशियन लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए थे, तो उस समय भी आप देखिए कि काफ़ी एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइज़र हैं, उन सभी के अंदर में कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करने के एमओयू हैं वो साइन हुए थे। तो रसिया के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के बारे में है। उन्होंने आप देखिए कि जो स्टेट्स के जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में डिस्कस करते हुए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से 2 दिन का जो डिस्कशन है वो किया है। तो उसमें जो पुलिस के जो चीफ हैं उनको डायरेक्शन दिया गया कि इलीगल जो एमिग्रेंट्स हैं उनको डिटेक्ट एंड डिपोर्ट करना है, हमें उनको डिटेक्ट भी करना है और उनको डिपोर्ट भी करना है। इलीगल एमिग्रेंट्स हमारी कंट्री के अंदर में उनका जो संख्या है वो एग्जिस्ट करता है, किस वजह से हुआ करते हैं, पोरस बॉर्डर होना, बॉर्डर पोरस हैं हमारे यहाँ पे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आप देखिए कि किसी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट का उनके द्वारा यूज किया जाना, तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका संख्या है। अब वो इलीगल इमिग्रेंट्स आप देखिए कि क्राइम भी कर सकते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी को भी कैरी आउट कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि
नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस वजह से उनको डिटेक्ट करना और डिपोर्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे CEC के बारे में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी एंड जो प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। अब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ है, इसमें मेंशन किया गया है सीरिया के बारे में। सीरिया के बारे में कुछ दिनों पहले हमने काफ़ी डिटेल के अंदर में रीड किया था कि सीरिया के वहाँ पे आप देखिए कि 2011 के समय में जो एक अपराइजिंग हुआ था, जिसको कि अरब स्प्रिंग के पार्ट के रूप से कंसिडर किया गया था। उस अपराइजिंग के दौरान में जो उस अपराइजिंग को जो आप देखिए कि सप्रेस करने के लिए उस समय जो लीडर्स थे, चाहे वो बशर अल असाद हो, चाहे वो असाद का जो एरा है, उस समय जो लीडर हुआ करते थे जो असाद हैं उनका वहाँ पे हो, उनकी एक फैमिली मेम्बर हैं, और उस समय जो टॉप क्लेरिक जो वहाँ पे रिलीजियस जो लीडर होते थे उनको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, लाइफ टाइम सेंटेंस उनको दिया गया, और इनको एज ए एब्सेंटिया के अंदर में एब्सेंटिया के अंदर में डेथ पेनल्टी दिया गया है। बशर अल असाद जो कि अब जो नया अपराइजिंग हुआ 2024 के समय में, उस समय वो कंट्री को छोड़ के जा चुके थे। वो जस्ट जैसे ही ये नया HTS ने पावर को टेक ओवर किया वो वहाँ से जा चुके थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे US के बारे में। US का आप देखिए कि एक जॉइंट जो मैरीन ड्रिल है वो होने वाला था साउथ कोरिया के साथ में। उन्होंने यहाँ पे जो जॉइंट मैरीन ड्रिल है उसको कैंसिल है वो किया है, जॉइंट मैरीन ड्रिल है उसको कैंसिल किया गया। कुछ दिनों पहले आप देखिए कि एक जॉइंट जो एक्सरसाइज होने वाला था, वो एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, उसको भी इन्होंने समय से पहले ही एंड कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ में US के जो प्रेसिडेंट है उनके बेटर रिलेशन है, इसके लिए समय के साथ में उसको हम एंड करते हैं और उन रिलेशंस को हम डैमेज नहीं करना चाहते। नॉर्थ कोरिया और US के प्रेसिडेंट के कुछ आप देखिए कि क्लोज रिलेशंस यहाँ पे बताए गए हैं। फिर यमन के बारे में है। यमन के जो होती रेबल ग्रुप हैं उन्होंने कहा है कि सऊदी का एक शिप वेसल है उसको उन्होंने टारगेट किया, और यानबू नाम का उनका एक पोर्ट है रेड सी के एरिया के अंदर में, वहाँ पे कंटिन्यूस से टारगेट किए हैं। क्या सऊदी के ऊपर ये जो अटैक हुआ होतीज का, जिसको उन्होंने कभी रिटेलिएट किया, लार्जर लेवल के ऊपर में कोई रिटेलिएशन अभी तक नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि ये जो रिजोल है वो पीस प्रोसेस के थ्रू ही ख़त्म हो, क्योंकि आप देखिए कि होतीज तो यहाँ पे इंगेज करना चाहते हैं, कंटिन्यूस फाइट है वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट जापान के बारे में है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक ताइवान के बारे में जो स्टेटमेंट था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय उनके कंट्रोल में था, उनका ये पार्ट है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब वहाँ पे जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो अदर जो लीडर्स हैं, वो चाइना के लिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि डायलॉग प्रोसेस को हमें कंटिन्यूस यहाँ पे रखना चाहिए। तो डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यूस रखने के लिए अदर पार्टी के जो लीडर हैं वो वहाँ पे गए हैं। फिर US के बारे में है कि US के जो इकोनॉमिक यहाँ पे जो सैंक्शन रहेंगे ईरान के अगेंस्ट में, जिसमें नए सैंक्शन लगाए जाएंगे, जिसमें आप देखिए कि सिर्फ ईरान से पास होने वाला जो ऑयल है उससे भी एक्सपेंड किया जाएगा। गोल्ड है, एविएशन का एरिया है, डिजिटल असेट्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, इन सभी को भी ईरान के ये जो असेट हैं इनको काउंट करते हुए उनके ऊपर सैंक्शन है वो भी रहेंगे। UK के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उनका एक स्टेटमेंट है यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन का जो नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, स्पेशली आप देखिए कि स्काल्प नाम का जो मिसाइल है जो कि फ्रेंच ओरिजिन का है, यूरोपियन यूनियन में यूज होता है, UK के वहाँ पे यूज होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा यूक्रेन के साथ में। H1B वीज़ा के बारे में है। अभी जो पहले जो वहाँ पे US के वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो डिसीजन था उसको कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिया गया था। फिर एक पिटीशन फाइल हुआ, उन्होंने स्टे उस डिसीजन को भी स्टे करने से ऑर्डर है वो नहीं दिया। तो अब आप देखिए कि उसके बाद में US एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया जो प्रपोजल है वो लाया है फ़ीस के बारे में। H1B वीज़ा जो कि स्किल प्रोफेशनल अदर कंट्रीज से जो स्किल प्रोफेशनल US के लिए जाते हैं उनको ये प्रोवाइड है वो होता है। और यहाँ पे श्रीलंका के अंदर में ग्रीन एनर्जी का जो पुश है वो कैसे आप देखिए कि जो मन्नार का एरिया है उसका जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोकल लोगों को एक फियर है वो क्रिएट हुआ है। तो मन्नार का जो एरिया है जो कि आप देखिए कि वैसे तो हमारे यहाँ पे भी एक मन्नार का एरिया सिचुएटेड है केरल के वहाँ पे, और ये जो मन्नार का एरिया है केरल तमिलनाडु के वहाँ पे है हमारे यहाँ पे, और श्रीलंका का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर में ये जो ग्रीन एनर्जी का जो पुश है लोकल लोगों को इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कंसर्न्स को क्रिएट करता है।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।